नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे ग्लोबल ब्रेकिंग, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और इस ग्लोबल ब्रेकिंग में हम बात करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या कुछ बड़े इंटरनेशनल इवेंट हुए जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। भारत के उनके पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह से प्रोजेक्ट्स आगे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी इजराइल हमास युद्ध के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध की भी। और इस पर बिहाइंड द स्टोरी क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देर किस बात की, ग्लोबल ब्रेकिंग की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर भारत और रूस के बीच बड़ी डील होने की खबर सामने आई है। दोनों देश मिलकर अब आइस ब्रेकर जहाज बनाने जा रहे हैं। चीन की विस्तारवादी मंसूबों पर इस प्रोजेक्ट से बड़ा प्रहार होगा। तो कुल मिलाकर 6000 करोड़ की बड़ी डील है, जिसके माध्यम से नया समुद्री मार्ग बनाने की जो तैयारी है वो हिंदुस्तान और रशिया कर रहे हैं आर्कटिक के रीजन में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चीन के विस्तारवादी मंसूबों को रोकने के लिए भारत और रशिया एक साथ आए हैं, जिसके तहत अब रूस और भारत के बीच एक बड़ी डील होने की बात सामने आई है। और दोनों देश मिलकर आइस ब्रेकर जहाज बनाने जा रहे हैं, ताकि भारत और रशिया के बीच समुद्री मार्गों के साथ साथ अन्य भी क्षेत्रों में चीजों का आदान प्रदान बेहतर ढंग से हो पाए। डील वो आपको बता रहे हैं, जहां पर आर्कटिक में रूस भारत की एक महत्वपूर्ण डील हुई है। आइस ब्रेकर जहाज बनाने पर बात हुई है। दोनों देशों के बीच 6000 करोड़ की डील की बात सामने आई है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2 जहाज बनाने वाली कंपनी से भी संपर्क साधा गया है और इसके साथ साथ गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने की भी तैयारी चल रही है। अब आर्कटिक रीजन में रूस की दिलचस्पी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, कुछ और जानकारी हम आपके साथ साझा कर दें। जहां पर सालाना 15 करोड़ टन माल जो है रूस का सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस ने 2030 तक इस लक्ष्य को रखा है, ताकि जिसके माध्यम से इस नए मार्ग को तैयार किया जाए, आइस ब्रेकर जहाज भी तैयार हो। दरअसल ये पूरा रूट 6 महीने बर्फ में ढका रहता है, लिहाजा अब चुनौती बढ़ गई है और रूस को इस वक्त 50 आइस ब्रेकर जहाजों की जरूरत है। साथ ही साथ नए बंदरगाह और टर्मिनल बनाने की तैयारी भी लगातार चल रही है। तो तमाम बड़ी खास अपडेट एक एक करके हमने आपके सामने रखी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं विदेश मामलों की जानकार, जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर राम श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी अपडेट निकलकर जो सामने आई है, जहां पर आर्कटिक रीजन में नए प्रपोजल्स को लेकर इंडिया और रशिया अब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, जहां पर आइस ब्रेकर जहाज बनाने की तैयारी चल रही है। क्या कुछ इस पूरे प्रोजेक्ट को सर किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस इलाके में हमेशा बर्फ जमी रहती है साल में 6 महीने, उस इलाके से आप अगर जहाजरानी से व्यापार करना चाहते हैं तो बर्फ को तोड़ना बहुत जरूरी है। और बर्फ को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बर्फ जो है ये ग्लेशियर्स है, एक्चुअली ये तैरते रहते हैं और इनकी मोटाई जो है 500 से लेके 800 फीट तक मीटर तक होती है कई बार तो। लेकिन अगर बीच की सतह उनकी देखी जाए तो कमजोर होती है, उसको तोड़कर जहाज को निकलने का रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर रास्ता बना दिया, उसे जहाज चले गए, तो उनको कंटिन्यूसली साफ करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहां सब जीरो टेम्परेचर रहता है, -20 -30 तक रहता है। तो बर्फ की परत को सतत हटाने के लिए वहां बहुत लाजमी है वहां टर्मिनल बनाए जाए, वहां जगह जगह पर इस तरह के आइस ब्रेकर रखे जाएं। और रूस इस तरह के 50 जो आइस ब्रेकर बना रहा है, उसमें 2 भारत के भी ले रहे हैं, जिससे कि भारत के यहाँ की गोदी पे जो जहाज बनने की काबिलियत है वो भी सिद्ध होगी। और न केवल इतना, भारत को इसका नया उद्योग भी मिलेगा और रूस में इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम उनकी लेंगे। और निकट भविष्य में ये भी संभव है कि हम कुछ समय बाद
इस तरह के आइस ब्रेकर बनाकर और दूसरे मुल्कों को भी दे सकें। फिलहाल तो इसलिए लाजमी है कि चूंकि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और उधर जो है काला सागर से जहाजरानी द्वारा किसी तरह से व्यापार करना, रेड सी में जो लाल सागर में एक तरह से खतरा हो गया है, उसको अब आगे कितने दिन चलेगा। अभी अफ्रीका का चक्कर लगाकर जहाजों को आना पड़ता है, जिससे करीब 15 दिन ज्यादा लगते हैं, खर्चा भी 20% ज्यादा आता है, उसकी वजह से इंश्योरेंस खर्चा भी हो गया है, बढ़ गया है। और न केवल इतना, व्यापार में काफी कुछ तंगी आ गई है, उस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो खासकर भारत जो है सबसे ज्यादा तेल वहां से परचेज करता है, और तेल का साधन जब तक कि वहां से पाइपलाइन नहीं आ जाएगी तब तक जहाज के द्वारा ही हमको तेल लाना पड़ेगा, और वो अगर आर्कटिक रीजन के द्वारा आ जाएगा तो निश्चित रूप से भारत को ये बहुत आर्थिक रूप से लाभप्रद रहेगा। अगर हम चीन की विस्तारवादी सोच को बाद में रखें और उससे पहले भारत के हितों को देखें, तो इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अलावा और किस लिहाज से ये डील महत्वपूर्ण हो सकती है भारत के लिहाज से? नो डाउट एवरीवन नोज कि भारत और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, और यह भी हमको मालूम है कि यूक्रेन के साथ जो रशिया के चल रहे हैं हालात, उस पर चीन किस तरह से बैक ऑन कर रहा है रशिया को। अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखें, इंडिया, चाइना और रशिया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया और चाइना का जो तनाव है वो तो सर्वविदित है, उसमें इंडिया की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं है, हम तो शांति के पक्षधर रहे हैं। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो दो तरह से काम कर रही है। एक तो वो आर्थिक दबाव डालना चाहती है, दूसरा आर्थिक शोषण करना चाहती है, और जहां उसने कब्जा कर रखा है वहां डराने के लिए उसने हवाइयां पट्टी और सुरंगियां बनाकर वहां अपना जो हथियार का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। ये एकमात्र जो है शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी लाजमी है कि चाइना ने संकल्प लिया है कि ताइवान को वो अपने में मिला लेगा, और साउथ चाइना की जो परेशानी पड़ रही है उसको जो है वहां पर जिस तरह से कब्जा कर रहा है, छोटे छोटे देश विरोध कर रहे हैं, क्वाड उसके बीच में आ गया है। तो अगर तीनों को देखा जाए, रूस, चीन और भारत, तो निश्चित रूप से भारत और रूस के जो प्रगाढ़ संबंध है उस पर ये 6000 करोड़ डॉलर की डील जो है एक ठप्पा लगाती है कि हम रूस के काफी नजदीक है, और यही एक कारण है कि चाइना किसी तरह की हरकत नहीं करेगा। आइस ब्रेकर से द्वारा वहां का जो समुद्री मार्ग खुलेगा, हम सीना तान करके जो है साउथ चीन में से अपने जहाजों को लाएंगे और चीन कोई हरकत नहीं कर पाएगा। ये भी एक संदेश उसमें जाता है। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि इससे पश्चिम के देशों को थोड़ी नाखुशी होगी, लेकिन ये भारत की विदेश नीति का एक करिश्मा है कि पश्चिम भी हमसे खुश है, पूर्व भी खुश है। क्यों? कि हम अब वो महाशक्ति बन रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होने वाले हैं, और हमारे सहयोग के बगैर ना तो अमेरिका का काम चलेगा न रूस का चलेगा। यही एक कारण है कि भारत की उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता जा रहा है। कुणाल जी, अब ये चीन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो विस्तारवादी नीति है, उसमें ये जो मार्ग है वो कितनी बड़ी बाधा बनेगा, और क्या इतना आसान है, क्या चीन इजीली डाइजेस्ट कर लेगा इस पूरे प्रपोजल को? चीन को करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रूस इन्वॉल्व है। रूस से किसी भी कीमत पर चीन पंगा नहीं ले सकता है। चीन अगर रूस से पंगा ले लेगा तो ये मान के चलिए चाइना के साथ रहेगा कौन? कोई नहीं रहेगा। फिर तो उसके आसपास के जितने लोग हैं सब उस पर हावी हो जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, जियोपॉलिटिकल स्टेटस से देखा जाए, तो ये एक इस तरह का हथियार है, ये जो मार्ग नया बन रहा है, जिससे कि चीन को मजबूर होकर उससे सहमत होना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कुणाल जी, ठीक है, चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रूस में यूक्रेन का ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रूस के ग्रोजनी के गैस स्टेशन पर भीषण आग लगी है, और आग के चलते भारी नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। तो इसकी वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, ऑलमोस्ट 2 साल होने को इसको पूरे हो चुके हैं, और यहां पर यह खबर सामने आई जहां पर रूस में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, और ड्रोन के जरिए रूस के ग्रोजनी में एक गैस स्टेशन पर भीषण आग लगी, और यह अटैक रूस की यूक्रेन की देन है। अब आग के चलते भारी नुकसान का अंदेशा जाहिर हुआ है, और रूस की जो विदेश
मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया है, स्पोक्स पर्सन की तरफ से, कि यूक्रेन ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका जवाब यूक्रेन को बहुत जल्द मिलेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, रूस यूक्रेन युद्ध लगातार विध्वंसक होता जा रहा है और इसकी समाप्ति के कहीं संकेत नजर नहीं आ रहे। इसी बीच यूक्रेन ने जो ग्रोजनी शहर में गैस स्टेशन को निशाना बनाया, इस खबर को हम सर किस तरह से देखें और आने वाले वक्त में कि ये एक अटैक कितने और अटैक का मूल कारण बनेगा? कुणाल जी, देखिएगा, जब दिए का तेल खत्म होता है तो उसकी लौ भभकती है। यूक्रेन का यह प्रयास उसी तरह का एक प्रयास है, क्योंकि अमेरिका के 9 नवंबर के बाद मैं नहीं समझता उनको रूस से लड़ने के लिए कोई हथियार मिलेंगे। और नाटो के देश भी अब थक चुके हैं हथियार देकर, क्योंकि वो कोई भी किसी को फ्री में हथियार नहीं देता है, उसके पैसे वसूल करता है। और इस समय यूक्रेन की कितनी खस्ता हालत है, गेहूं बेच बेच कर वो कितने हथियार खरीदेगा, लेकिन अब उसकी सीमा भी मेरे ख्याल से दुर्बल हो गई है। यही एक कारण है कि इस समय जेलेंस्की थोड़े हड़बड़ाए हुए हैं, तरह तरह के बयान देते जा रहे हैं। और उन्होंने अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की, उन्होंने कमला हैरिस से ही बात की, लेकिन उनको वो सहयोग नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि F-35 उनको दे दीजिए, रूस के भीतर जाकर हम हमला कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये जो अभी जो ड्रोन मिले हैं इनको, ये कहाँ से मिले हैं इसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा आने वाली है। लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि रूस इनको छोड़ेगा नहीं, कीव पर अटैक करेगा। और अभी तक तो रूस का ध्येय सिर्फ वही था कि जो 4 जो प्रांत उसने अपने कब्जे में कर लिए हैं उनको रिटेन करना। वही छुटपुट जो है बमबाजी चल रही थी, कभी वो आगे हो जाते थे, कभी ये पीछे हो जाते थे, लेकिन वो कब्जा तो छोड़ने वाले नहीं है। सीज फायर की पहली कंडीशन ये है, जो जहां पर है, ये रूस की तरफ का कहना है। यूक्रेन का तो कहना है कि आप जो है पूरा का पूरा मैदान खाली कर दीजिए जो आपने कब्जा किया है। जब इतना उन्होंने लॉस उठाया है, इतने सिपाहियों को शहीद किया है, इतना उनकी आर्सेनल खत्म हुई है, तो उसको क्यों छोड़ेंगे? वो तो विजेता की पोजीशन में है। हाँ, ये जरूर नेगेटिव पोजीशन पे है, क्योंकि अगर इनको नाटो देश का समर्थन नहीं मिलता तो ये 1 साल भी नहीं रुक सकते थे। आज तो 960वां दिन होने जा रहा है, तो देखिएगा इतने दिन तक अगर लड़ाई चल रही है और इसमें अगर इस तरह के छुट-छुट हमले चल रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए 5 नवंबर के पहले एक तरह का कोई बड़ा हमला अवश्य होगा और वो डिसिसिव होगा और निश्चित रूप से जेलेंस्की को समझौते के लिए झुकना पड़ेगा। ये भी संभव है। तमाम जो बातें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है और रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशन है, ये तमाम चीजें तो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका समाप्ति का कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको कहीं लग रहा है कि एक समय आएगा जब यहाँ पर रूस यूक्रेन दोनों ही हथियार डालेंगे, सीज फायर दोनों की तरफ से हो जाएगा अनाउंस? भले ही जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रशिया को, भारत को यहाँ पर अहम रोल निभाना चाहिए, जो पीस कमेटी की मीटिंग है वो हिंदुस्तान में होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बोला आपने। उनका कहना यह है क्योंकि दोनों युद्ध करते करते अब थक गए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि युद्ध अंततः किसी समस्या का हल नहीं होता। उसके तो 3 ही पहलू है, या तो एक हारता है, एक दूसरा जीतता है, या पहला वाला हारता है और दूसरा वाला जीतता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, कसमस चल रही है, क्योंकि अगर फुल फ्लैचेड हमला अगर रूस कर देगा तो ये निश्चित मान के चलिए कि विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध ना तो नाटो के देश समझते हैं, उसका उनकी इरादा है, ना जो है रूस चाहता है कि महाविनाश करना, मानवता का बड़े पैमाने पर नरसंहार करना, ये दोनों को किसी को भी नहीं लगेगा। तीसरा रास्ता सिर्फ ये है कि बीच में कोई ऐसी ताकतवर शक्ति आ जाए जो दोनों के गले में हाथ डालकर उनको एक टेबल पर बिठाकर उनके मन की बातें निकलवा कर, और जिस तरह से पुराने जमाने में साधु ये व्यापारी लोग हाथ पर कपड़ा डालकर और उंगलियों की बोटी गिनकर लेना देना करते थे, समझौता करते थे, ऐसे ही समझौता होने की संभावना वही है एकमात्र कारण कि आज के समय में युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। डिप्लोमेटिक और डायलॉग के मैनर से ही इनको करना पड़ेगा। अब वो डिप्लोमेटिक और डायलॉग का चैनल मोदी जी होते हैं या ये खुद परेशान होकर मोदी जी के हाथ जोड़कर कहते हैं आप पधारिए, हमारा समझौता कराइए। चलिए इसी बीच आगे बढ़े, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर अब इजराइल 7 फ्रंट पर घिरता हुआ नजर आ रहा है और एक नई मुसीबत उसके गले आ पड़ी है। दरअसल यूएन पीस कीपर्स पर हुए हमले से अब फ्रांस नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला
और कहा कि ये बर्बादी बंद कर दो। साथ ही साथ उन्होंने जो इंटरनेशनल फोरम है वहां पर कहा कि इजराइल को हर तरह की मदद बंद होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इजराइल द्वारा जो अटैक हो रही हैं लेबनान के इलाके में या गाजा के इलाके में, वहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपर फोर्स है वो वहां पर काम कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि पिछले 48 या 72 घंटों में किस तरह से कई लोगों की मौत हुई। हाल ही में 2 श्रीलंकाई मूल के जो यूएन पीस कीपर्स थे उनको हमने घायल होते हुए देखा। उससे पहले अगर 24 घंटे में देखा जाए तो हमने मलेशियाई मूल के भी 2 यूएन पीस कीपर्स की मौत इस पूरे मामले में देखी थी। अब इसको लेकर एक जानकारी सामने आई है, जहां पर फ्रांस मूल का एक यूएन पीस कीपर घायल हुआ है इजरायली अटैक में, जिसको लेकर अब इमैनुअल मैक्रो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, 7 फ्रंट पर घिरा हुआ है इजराइल और अब इमैनुअल मैक्रो ने भी हमला बोल दिया है, धावा खोल दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कि लगातार जो आईडीएफ हमले कर रहा है गाजा में, लेबनान के इलाके में, और वहां पर पीस कीपर्स के तौर पर जो तमाम फोर्सेस काम कर रही है, आखिरकार वो क्यों नुकसान उठाए। ये तो आप इतना तो देख लीजिए कि कौन कहां क्या कर रहा है, शांति दूतों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कुणाल जी, देखिए ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल भी है, क्योंकि अभी फ्रांस में क्या हो रहा है कि जो शरणार्थी लोग गए हैं और पैलेस्टीन के समर्थक हैं, उन लोगों ने वहाँ काफी कुछ उधम मचाया, आंदोलन किया है। कई बार तो कुछ जगह पर यहाँ कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। तो आंतरिक शांति को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, इसलिए मैक्रो जो नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े। और रहा सवाल अभी जो पीस कीपिंग फोर्स 2006 से वहाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वहाँ पर मौजूद है, जो जिसको कि ब्लू लाइन कहते हैं, उस ब्लू लाइन पर उनके कुछ टॉवर हैं। एक टॉवर तोड़ दिया गया, वो किसने तोड़ा? इजराइल का तो कहना हमने नहीं तोड़ा, लेकिन इस बात की भी खबर है कि ये हिजबुल्ला की शरारत है कि अपन जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण करने के साथ 2-4 इनको पीस कीपिंग फोर्स के लोगों को टपका देंगे तो अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है इनके विरुद्ध हो जाएगा। और इस बात की जो है कूटनीतिक क्षेत्रों में काफी चर्चा है और इस संभावना को निरस्त नहीं किया जा सकता कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ही इनको मार दिया है, जिससे कि पूरी दुनिया का जो मत है वो इजराइल के विरुद्ध हो जाए। लेकिन इजराइल तो अड़ा हुआ है, चाहे कोई कितना भी नाराज हो, चाहे कोई कुछ मदद करे या ना करे। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने तमाम जो यूएन पीस कीपर्स हैं उनको कहा था बार बार कि आप रिलोकेट हो जाइए, लेकिन वो लोग रिलोकेट नहीं हो रहे। लिहाजा जो कहा जाता है कि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो जो हमास या फिर हमास पर या फिर जो लेबनान के अंदर आतंकी रह रहे हैं उनको हिज्ब के जो लड़ाके हैं उनको टारगेट करते करते यूएन पीस कीपर्स जरिया बन जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि इस तरह के भी समाचार आए हैं सोशल मीडिया पर कि जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इनकी आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडोनेशिया के, खास करके इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ के जो एक खास समुदाय के लोग हैं वही हिजबुल्लाह के हैं, शिया समुदाय को, उनका शेल्टर लेना चाहते हैं। और ये संभव है कि इस तरह की हरकतें करने के पहले वो भी शिकार हो जाए। पर यहाँ तो क्लियर कट ऐसा लग रहा है, जो सोशल मीडिया पर समाचार आए हैं और खासकर जो कीव के समाचार पत्रों में खबरें आई हैं, उनसे इस बात का स्पष्टीकरण भी हो रहा है कि ये हिजबुल्लाह के लोग उन पर अटैक कर रहे हैं, जिससे लांछन इजराइल पर लगे। ये एक नई थ्योरी आई है जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। कुणाल जी, अब 2 चीजें और इसमें निकलकर सामने आई। जो बात यहां पर आपने कही, ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर आईडीएफ का मुकाबला जब हिज्ब के लड़ाकों से हो रहा है या हमास के लोगों से हो रहा है, तो वो यूएन पीस कीपर्स को एज एन शील्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आईडीएफ से वो मुकाबला कर सके। इस दौरान जो पीस कीपर्स हैं वो घायल हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। और दूसरी चीज निकलकर यह आई है कि हम जब पूरे खाड़ी के इस डिस्टर्बिंग बेल्ट को हम देखते हैं तो कुछ भारतीय मूल के 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूएन पीस कीपर्स के तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। लिहाजा ये जो तमाम खबरें हैं वो भारत के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। बिल्कुल भारत के लिए चिंता की सबब है और साथ ही भारत सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि अपने सैनिकों की रक्षा करे। लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्स को हथियार चलाना
वहां पर ऑर्डर नहीं है, आत्मरक्षा में भी वो नहीं चला सकते हैं। फिलहाल की स्थिति ये है। इसीलिए कूटनीतिक क्षेत्र पर इस बात का विचार चल रहा है कि भविष्य में इनका क्या किया जाए, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल क्या इनको वापस बुला सकती है या इनको और पीछे सरका सकती है। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि ये गंभीर मुद्दा है। इस पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल को आपात मीटिंग करके इसका निराकरण करना पड़ेगा। रहा सवाल ये कि मैक्रोन और यूके के लोग जो है जितने भी हैं वो इजराइल को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इजराइल अपना, क्योंकि उसको जो है वर्चस्व मिला हुआ है किसका, अमेरिका का, नाटो का सदस्य है। अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो उसको आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। उसके आत्मरक्षा में ये सहयोग भी कर रहे हैं। पुतिन ने जितने भी ड्रोन दागे हैं या ईरान ने भी दागे थे, तो उन पर जो है रोका किसने, अमेरिका ने रोका। उनके वहां जहाजी बेड़े पड़े हुए। तो इस समय स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि बारूद के ढेर पर है पूरी दुनिया। अगर ये युद्ध आगे एक्सीलरेट हुआ तो किस रूप में जाएगा ये देखना सोचना भी बड़ा कठिन है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से, चूंकि मोदी जी की नेताओं से ही बात हुई है, पुतिन से भी बात हुई है, इधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट अभी भागते भागते पुतिन साहब से मिलने गए हैं, तो समीकरण कुछ बन रहे हैं और निकट भविष्य में कोई ना कोई एक हल मिल जाएगा। लेकिन उस हल के पहले हिजबुल्लाह को जड़ से समाप्त करना ये इजराइल का टारगेट है और वो उसको पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर 7 अक्टूबर के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2022 में ही हमला हमास करना चाहता था। हमास ने 9/11 जैसे हमले की साजिश रची थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में छपी बड़ी रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 7 अक्टूबर के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमने देखा था किस तरह से इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2022 में ही यह हमले की तैयारी कर रहा था हमास, और 9/11 जैसे हमले करने की साजिश रची जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में छपी बड़ी रिपोर्ट के बाद खबर सामने आई। डॉक्टर हम श्रीवास्तव, आपकी टिप्पणी इस पूरी खबर पर। हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और सुरंगों में जाकर उनकी तलाशी ली, वहां जो कंप्यूटर पकड़ में आए हैं उसमें इस तरह का पूरा संकेत है कि इस तरह का हमला जो है 9/11 जैसा वो करने वाले थे। यही एक कारण है कि इसकी पुष्टि होने के बाद ही पेंटागन ने क्लियर कट हुक्म दे दिया कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए जो करना चाहें करें। अगर उसमें इजराइल के ऊपर किसी ने हमला किया, अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। चूंकि अमेरिका का उसकी पृष्ठभूमि में पूरा समर्थन है, इसलिए ये मानकर चलिएगा कि ये जो जानकारी है ये अधिकृत जानकारी है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, और इसका स्रोत जो है वो कंप्यूटर्स हैं जो कि इजराइल की आईडीएफ ने इनकी सुरंगों में से बरामद किए, इनके हेडक्वार्टर्स में से बरामद किए। तो भविष्य में ये सांप का बिल जो है बरकरार ना रहे, इसको खत्म करना और इनके जहर को पूरी की पूरी तरह से नष्ट करना, ये इनका उद्देश्य है। और संभवतः इसीलिए युद्ध जो है लंबा खिंच रहा है और लेबनान की स्थिति गाजा जैसी होने वाली है, ये अपने आप में बिल्कुल सुस्पष्ट है। जिस दिन लेबनान कार्यक्रम का समापन, कि अगर ये जो हमला हमने देखा, अगर ये 2022 में ही हो गया होता 9/11 जैसा हमला, तो फिर उसके बाद इस आप तस्वीर किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर 2022 में ये हमला हो गया होता तो उस समय क्या था, कोविड फैला हुआ था। कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट है पूरी दुनिया में फैल रहा था। उस समय शायद कोविड के कारण ही इन्होंने इसको टाला होगा, क्योंकि आम आदमी तो वैसे भी मर रहा था। हाँ, ये अवश्य है कि इस बीच में उनको तैयारी करने का और ज्यादा मौका मिल गया। उन्होंने नई सुरंगें इकट्ठी कर ली, नए स्रोतों से जो है हथियार इकट्ठे कर लिए, नए वॉलेंटियर्स भर्ती कर दिए। लेकिन आश्चर्य की चीज है, मोसाद जैसी जो एक सक्षम संस्थान है उसकी नजर से ये कैसे चूक गया। आज की तारीख में जब वो तेहरान में प्रेसिडेंट हाउस के अतिथि को मार सकते हैं, वो आपके वॉकी टॉकी को उड़ा सकते हैं, 3000 लोगों को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तो निश्चित रूप से ईरान की
जो चाल चल रही है, शिया इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये मोसाद की नजर से कैसे चूक गया। और यही एक कारण है कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को अलग कर दिया था और नए उन्होंने वहां पर नेटवर्क तैयार किया और वो काफी एक्टिवली काम कर रहा है। उसको पूरा समर्थन अमेरिका का पेंटागन का मिल रहा है, जर्मनी का भी मिल रहा है और दूसरे देशों का भी मिल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब जो है लड़ाई लेबनान के जब सोर्सेज और पोल और पूरे कम्युनिकेशन लिंक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, उसकी थल सेना, 6 लाख उसके पास लड़ाकू है और उसकी वायुसेना किसी काम की नहीं है, सब पुरानी है। और रहा सवाल ये मिसाइल्स उनके जितने अभी तक छोड़े गए हैं वो लेजर गाइडेड नहीं थे, वो पिन पॉइंटेड नहीं थे, वो तो दीपावली के ऊपर जैसे बच्चे रॉकेट छोड़ते हैं निशाना तक कर उन्होंने छोड़ा था, तभी वो उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं किया। लेकिन ये बात अपनी जगह है, ईरान का जो अस्तित्व इस समय अब भविष्य में खतरे में होने वाला है, क्योंकि इजराइल के बारे में ये पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि अगर उसको छेड़ा तो वो उसका बदला लेगा और निश्चित रूप से देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध कितने विध्वंसक होते हुए नजर आते हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस युद्ध को रोकने में कितना कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये था हमारा आज का ग्लोबल ब्रेकिंग। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर का सिलसिला आगे जारी है।